Okay, we are live now. Assalamu alaikum everyone. This is Mariam Farhad Ali from Markaz Umeed. Today we have Miss Anam Madhani, एक स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं जो हमारे साथ हैं, जिनके साथ हमारा आज का एक लाइव सेशन होगा। तो मिस अनम का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको इतना बताती हूँ कि शी इज़ अ विजिटिंग लेक्चरर एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा ये इंडस हॉस्पिटल में एज अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट सर्व भी कर रही हैं। उसके अलावा मिस अनम, मैं आपसे कहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद भी करा दें। श्योर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जैसे आपने बताया मरियम, मेरा नाम अनम माधानी है और मैं इंडस हॉस्पिटल में एज ए स्पेशल लैंग्वेज थेरेपिस्ट काम करती हूँ। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 7.5 साल हो गए हैं एंड मैंने वैसे तो स्टार्ट किया था लाहौर से। पहले मैंने लाहौर में काम किया, देन आई वर्कड इन ज़ियाउद्दीन एंड देन आई एम वर्किंग इन इंडस हॉस्पिटल सिंस लास्ट 5 years. मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस एंड कुछ ट्रेनिंग्स भी ली हुई हैं, जैसे कि आई एम प्रॉम्प्ट ट्रेन्ड, आई एम हैनन सर्टिफाइड स्पेशल लैंग्वेज थेरेपिस्ट, आई एम एन ओरल प्लेसमेंट थेरेपिस्ट। मैंने फीस की सर्टिफिकेशन ली हुई है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट या दैट्स अबाउट मी। इट्स माई एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू। लाइव सेशन जो है, हम लोगों का बहुत अच्छे से इरादा था कि हम स्पीच थेरेपिस्ट को लेके कोई लाइव सेशन करें पब्लिक अवेयरनेस के लिए, बिकॉज जो मरकज़ उम्मीद है वो जी, वन सेकेंड, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। so sorry so sorry for that. Okay, I think bad timing. वैसे दरवाजा बंद था, but yeah, bad timing. Anyways. ओके। जी। मैं जैसे कि आपको मरकज़ उम्मीद के बारे में बता रही थी, तो मरकज़ उम्मीद जो है एक चैरिटेबल स्कूल है, और हमारा हमारा जो सबसे प्राइमरी फोकस जो है वो स्पेशल नीड्स बच्चों के ऊपर है, जो कि हम लोग सुबह की शिफ्ट में स्पेशल बच्चों को केटर करते हैं। तो हमारे पास लाइक राइट। बच्चे भी होते हैं, डाउन सिंड्रोम के भी बच्चे होते हैं, सिटी बच्चे भी होते हैं। तो हमारे पास ये होता है कि बच्चों में हेयरिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और स्पीच थेरेपी की भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मरकज़ ठीक। उम्मीद ने अब ये किया है कि हम लोगों ने एक जो है एक थेरेपी सेंटर ही बिल्ड किया है, जिसको हम लोग जिसका जो है इफ्तिताह हो चुका है, और हमारे पास लाइक इंशाल्लाह स्पीच थेरेपिस्ट भी होंगे जो काम भी करेंगे। तो आज राइट। का लाइक लाइव सेशन का जो मकसद था आपके साथ आने का, वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए, जो कि पेरेंट्स को परेशानी होती है कि उनके बच्चे बोल नहीं रहे होते हैं, या जिन बच्चों को हेयरिंग प्रॉब्लम्स होती है, क्या उनको स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए, या उनके बेशुमार सवाल होते हैं जिसमें थोड़े बहुत मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। तो ठीक है। सबसे तो आपसे एक सवाल जो है पूछना चाहूँगी कि वो कौन से लाइक इंडिकेटर्स होते हैं जिसको लाइक रिकग्नाइज करके हमें ये पता चले कि इस बच्चे को जो है वो स्पीच थेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो इंडिकेटर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो उसके लिए बहुत पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, हर बच्चा जो इन माइलस्टोन से गुजरता है, सो अगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिलेड हैं, सो सबसे पहला इंडिकेटर तो यहीं पर ही आ जाता है। ठीक है, उससे भी पहले अगर हम बात करें तो अगर कोई सिंड्रोम है विच इज़ यूजुअली बाय बर्थ, अगर बच्चे को कोई सिंड्रोम है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट हो गया, इस तरह के जो कंजेनिटल कंडीशंस होती हैं, दीज आर द फर्स्ट इंडिकेटर्स। देन ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट ओवर हियर दैट जो हमारे पेरीनेटल पीरियड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग बर्थ की बात हो रही है ये, सो वो जो टाइम पीरियड है दैट्स वेरी क्रिटिकल। यूजुअली वी हैव सीन इन आवर प्रैक्टिस के जो बच्चे पैदा होते ही फौरन से नहीं रोते, देयर इज अ डिले बर्थ क्राई, दैट्स द फर्स्ट एवर इंडिकेटर जो कि आपको बताता है कि आगे की डेवलपमेंट कैसी होगी। अगर बहुत ज्यादा डिले, देयर इज अ सर्टेन टाइम पीरियड, हम कहते हैं कि ठीक है दैट इज ओकेश, बट अगर फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स डिलेड क्राई था या 10 मिनट्स डिलेड क्राई था, तो दिस इज द बिगर इंडिकेटर कि आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। नॉट सेइंग कि डेफिनेटली आएगी, लेकिन आ सकती है।
सो पेरीनेटल के दौरान कुछ भी ऐसा होना, बच्चे को कोई भी तरीके से उसके सर पे चोट लग जाना, शुरुआत के साल के अंदर विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ कोई भी हादसा हो जाना, उसको ब्रेन इंजरी हो जाना, उसको सीजर्स पड़ जाना, बच्चे को फिट्स पड़ जाना, ठीक है, जिसको हम झटके बोलते हैं। तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसा जो कि सिग्निफिकेंट हो मेडिकली, दैट इज द इंडिकेटर कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। फिर मैंने बताया माइलस्टोन्स के बारे में, अगर माइलस्टोन्स डिलेड हैं तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। फैमिली हिस्ट्री अगर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की रही है माँ की साइड पे या बाप की साइड पर, तो भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर कि ओके मे बी पड़ सकती जरूरत से ये। इसके अलावा कुछ बच्चे जो है वो अनइंटेलिजिबल होते हैं, समझ नहीं आ रही वो लोग क्या बोल रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द इंडिकेटर्स। लास्टली मैं ये बोलूंगी, कुछ बच्चे ड्रूल करते रहते हैं ऑल द टाइम एंड नॉट एबल दे आर नॉट एबल टू च्यू फूड, वो खाना चबा नहीं पा रहे होते हैं। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर दैट यू नो यू नीड टू गो टू अ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। ये आपने बिल्कुल लाइक एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात की, डेवलपमेंट माइलस्टोन्स की, जिसका जो है हर पेरेंट्स को मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि लाइक किस एज में जाके बच्चे ने जो है मतलब कितना अरसे बाद उसने स्माइल करनी होती है, या क्रॉलिंग किस हम्म। एज में करता है बच्चा, या तो वो खड़ा होना कब सीखता है, या पहला जो है उसका मतलब छोटी सी मतलब आवाज़ एक जो है कब निकालता है बच्चा। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में ये भी था कि कौन-सी ऐसी एज होती है बच्चे की कि उसमें तो उसको मतलब बोलना आना ही चाहिए, प्रॉपर ठीक लैंग्वेज है। जो है उसकी डेवलप हो चुकी हो? Okay, so as per research, as per books, and as per our experience as well, 12 to 15 months में बच्चे के first words emerge होना शुरू हो जाते हैं, which is usually single words. ठीक है, अगर सिंगल वर्ड्स 15, चलो मैक्सिमम आप 18 मंथ्स ही बोल दें, 18 मंथ्स के अंदर अंदर वी से कि हमारे पास बहुत सारे फर्स्ट वर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं, लाइक ममा, पानी, बाबा, मे बी यू नो कोई किसी का नाम, इस तरह से बॉल। सो द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं एंड दिस लीड्स टू 50 वर्ड्स। वंस फर्स्ट 50 वर्ड्स आ जाते हैं, दैट इज अराउंड 18 मंथ्स और मे बी 19 मंथ्स ऑफ एज। तो उसके बाद बच्चा फिर टू वर्ड कॉम्बिनेशन करना शुरू कर देता है, जिसमें बच्चा बोलता है ममा आ जाओ पानी दो, बाबा आ जाओ, ममा नहीं। सो 2 इयर्स पे आके बच्चे टू वर्ड फ्रेजेस यूजुअली बोलना शुरू कर देते हैं, 3 इयर्स पे 3 वर्ड फ्रेजेस, 4 ईयर पे 4 वर्ड फ्रेजेस। बट नाउ आई वुड से दिस अगेन कि कुछ हर बच्चा अपने अपने लिहाज से बढ़ता है। कुछ बच्चे आप देखेंगे कि 2 इयर्स में ही दे आर टॉकिंग लाइक अ प्रो एंड दे आर फाइन विद इट, वो 4 इयर्स या 5 इयर्स की तरह बात कर रहे होते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस में बात कर रहे होते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स अपॉन चाइल्ड टू चाइल्ड। लेकिन अगर हम कट ऑफ दें तो कट ऑफ में ये है दैट 12 to 18 months में यू शुड बी द चाइल्ड शुड बी टॉकिंग इन वन वर्ड, सिंगल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो बच्चे के अपने मुताबिक मतलब के हैं लेकिन दूसरों के मुताबिक मतलब के नहीं हैं। कुछ वर्ड्स बच्चे अपनी मर्जी से ही बोल रहे होते हैं, उनके लिए वो मीनिंगफुल होते हैं बट दूसरों के लिए दे आर नॉट मीनिंगफुल। सो मीनिंगफुल वर्ड्स होना बहुत जरूरी है एट 12 to 18 months ऑफ एज। अगर उस टाइम पर नहीं आए हुए हैं मीनिंगफुल वर्ड्स, यू नीड टू सी द स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। यहाँ पर लेट टॉकर्स की बात भी अगर मैं करना चाहूँ, क्योंकि कुछ होते हैं बच्चे जो लेट टॉकर्स होते हैं, अब हर बच्चे को स्पीच थेरेपी की जरूरत नहीं होती है। अगर 18 मंथ्स का बच्चा है, नहीं बात कर रहा है, बट देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री कि माँ ने या बाप ने लेट बात करना शुरू की थी, एंड तो अगेन आई वुड से गो टू स्पीच थेरेपिस्ट। द स्पीच थेरेपिस्ट विल असेस if the child has language delay or if the child is a late talker. अगर लेट टॉकर होगा तो वो आपको कुछ टेक्निक्स देके घर भेज देगी या घर भेज देगा कि आप ये चीज अप्लाई करें, हम वेट एंड सी करते हैं 6 मंथ्स तक या 3 मंथ्स तक। अगर बच्चे ने इमर्ज कर लिया, दैट मीन ही वॉज अ लेट टॉकर, नाउ ही इज फाइन। बट अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर स्पीच थेरेपी की नीड पड़ती है। ओके, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की स्पीच थोड़ी डिले आ रही है, या वो माइलस्टोन अचीव नहीं कर पा रहा है, तो लाजमी आपको एक चक्कर तो ज़रूर स्पीच थेरेपिस्ट का लगाना चाहिए टू असेस
जी द प्रॉब्लम के बच्चे को प्रॉब्लम है भी या नहीं है, उसकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से या कुछ और इंडिकेटर्स हो सकते हैं, एटलीस्ट आपको कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, स्पीच डिले बिल्कुल। की क्या डेफिनेशन होती है, मतलब एज अ लेमैन अगर हम समझे तो, और उसका क्योर क्या होता है? ओके, सो स्पीच डिले, आप किस चीज़ को बोलना चाह रही हैं? क्या बच्चा बिल्कुल बात नहीं कर रहा है या बात कर रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा? आप लोग के बच्चा हिसाब बात से कर व्हाट रहा डू है, यू थिंक? बच्चा बात कर हुँ, रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। लाइक ठीक है, ओके, सही, जो देन इट्स बच्चे होते फाइन, हैं, ठीक डाउन है। सिंड्रोम बच्चे होते हैं या ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, तो वो समझा नहीं पा रहे होते हैं अपनी बात। ओके, वो बोल रहे हैं लेकिन वो क्लियर नहीं है, इसी बारे में बात करना चाह रही हैं? बिकॉज़ देखिए यूजुअली हम जो देखते हैं ना, स्पीच डिले टर्म इज़ नॉट दैट, लोग बहुत बोलते हैं कि बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, बच्चा मेरा स्पीच डिले है, कोई लैंग्वेज का वर्ड नहीं लेता है, ठीक है? सो वी कॉल इट अ स्पीच एंड लैंग्वेज डिले देन, बिकॉज़ अगर हम डाउन सिंड्रोम बच्चों की प्रॉपर्ली बात करें तो बच्चे वो बोलना थोड़ा-सा देर से शुरू करते हैं, उन बच्चों का जो बात करते हैं उनकी क्लैरिटी नहीं होती है उनकी स्पीच में, सो देन इट्स अ स्पीच एंड लैंग्वेज डिले। स्पीच इज दैट हाउ यू आर प्रोड्यूसिंग साउंड्स, आपकी स्पीच की क्लैरिटी कैसी है, आपकी आवाज की क्लैरिटी कैसी है, आप कितना रवानगी में बात कर रहे हैं, कितना फ्लुएंटली बात कर रहे हैं, दैट इज स्पीच। वेयर एज लैंग्वेज इज दैट आप क्या बोल रहे हैं, आपके लफ्ज क्या हैं, क्या आप 2 वर्ड्स में बोल रहे हैं, क्या आप 3 वर्ड्स में बोल रहे हैं, क्या आप जुमलों को सही से कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। So then it's a speech and language delay. So अब स्पीच एंड लैंग्वेज डिले जिन बच्चों को होता है, वहां पे हम देखते हैं कि वो लोग सही से बात नहीं कर पाए, जिसको हम अनइंटेलिजिबल स्पीच भी बोल सकते हैं। हम उनको देखते हैं कि वो लैंग्वेज उनकी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई हुई होती है, वो कुछ अपने बनाए हुए वर्ड्स में भी बात कर रहे होते हैं। सो देन दिस इज द स्पीच एंड लैंग्वेज डिले। अब क्योर क्या है इसका? See, cure का word I would not take it over here because in cure मतलब जड़ से इलाज करना, right? So when we talk about speech and language therapy, we are not talking about जड़ से इलाज। हम जो condition है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसको बेहतर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, not that कि हम उसको खत्म कर दें। ठीक है? सो वो मेंटेन कैसे होता है? थ्रू थेरेपीज, थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू पेरेंटल ट्रेनिंग। सिर्फ ये नहीं है कि स्पीच थेरेपिस्ट काम करता रहे, घर पर बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स काम कर रहे हों। एंड हमारा एज ए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट एक रोल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेरेंट्स को भी साथ साथ ट्रेन करते रहें, बिकॉज पेरेंट्स आर द वन जो 24 आवर्स बच्चे के साथ है। हमारे पास बच्चा आधे घंटे के लिए आएगा, बैठेगा नहीं बैठेगा, टेंट्रम्स थ्रो करेगा, थोड़ा बिहेवियर इश्यूज करेगा, हम तो कुछ नहीं सिखा पा रहे। सो देन इट्स बेटर टू ट्रेन द पेरेंट्स एज वेल, सो दैट पेरेंट्स कैन वर्क एट होम, एंड दैट्स हाउ द क्योर या फिर आप समझे कि मैनेजमेंट हो पाती है। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं बच्चों के साथ, कंसिस्टेंटली थेरेपी हो रही होती है, देन वी सी द डिफरेंस। और लाइक कितने सेशंस होते हैं जो कि पेरेंट्स को लाजमी ही बच्चों के लिए करवाने चाहिए, जो कि उनकी स्पीच में थोड़ा सा फर्क आए, बेटरमेंट आए? और जिस तरह हम्म। कि आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट ही सब कुछ नहीं कर सकता, उसमें रोल होता है पेरेंट्स का भी, उसमें रोल होता है उसके घर के एनवायरनमेंट का भी। तो आप हम्म। लोग मतलब जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो क्या मतलब हर बच्चे के लिए अलग प्लान्स बनाता है या गोल सेट करता है, और उसके जो है प्लान्स में उसकी भी कोशिशें होती है, साथ में पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी होती है, इसलिए वो बच्चा बेटरमेंट की तरफ जाता है? देखिए, हर बच्चे का डेवलपमेंटल एक हम कहें कि अलग तरीके से डेवलपमेंट करते हैं। हर बच्चा अलग तरीके से डेवलप करेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक 4 साल का बच्चा है, तो मैं उसको बिल्कुल एक 4 साल के बच्चे के साथ मैच करूँ और कहूँ, ये कर रहा है, वो ये क्यों नहीं कर रहा है। एवरी चाइल्ड ग्रोज़ अपने हिसाब से, ठीक है? रही बात इसकी कि गोल्स कैसे सेट करते हैं, क्या सेम गोल्स होते हैं या डिफरेंट गोल्स होते हैं? एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट गोल। जो वो हमें प्रेजेंट करता है अपनी कंडीशन, हम उसके लिहाज से उनके गोल सेट करते हैं। टीम वर्क भी एक हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जिसमें मैंने पेरेंट्स का तो बता दिया, बट कुछ बच्चों को मल्टीपल थेरेपीज की ज़रूरत होती है। सिर्फ स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है, दे नीड एन ओटी, ऑक्यूपेशन थेरेपी की ज़रूरत है, दे नीड साइकोलॉजिकल थेरेपी की ज़रूरत है, बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत है उनको, या फिर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है,
they have to be in constant look out for the neurological review as well. So सारे टीम अप करके तो हम उसी लिहाज से बच्चे का प्लान भी बनाते हैं. अगर किसी बच्चे को बहुत मल्टीपल थेरेपिस्ट की जरूरत है तो देन वी गो टुवर्ड्स रेफरल एज वेल. अगर मल्टीपल थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट स्पीच एंड सॉलोइंग, तो फिर वी डू द वर्कअप. एंड एवरी चाइल्ड हैज अ डिफरेंट डिफरेंट गोल. जिनके कुछ कुछ गोल सेम होते हैं उनकी हम ग्रुप थेरेपी भी कर लेते हैं, बट वी ट्राई कि इंडिविजुअल थेरेपी ही हो, बिकॉज इंडिविजुअल थेरेपी से फिर वन ऑन वन में ज्यादा बच्चा अच्छी तरह से कर पाता है परफॉर्म. ओके, राइट. और कितने सेशन ज़रूरी होते हैं किसी भी बच्चे के लिए? दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ पेरेंट्स ना, कि बच्चा कितने दिन में बोल लेगा, अब तक क्यों नहीं बोला, कितनी दिन लगेंगे, हम लोग बाहर से आए हैं या हम किसी और सिटी से आए हैं, हम बच्चे के लिए ही आए हैं, सिर्फ कितने दिन लग जाएंगे. इट्स वेरी हार्ड टू टेल बिकॉज हर बच्चे का अपना एक पेस होता है. ठीक है. एंड अगर बच्चा अर्लियर आया है, हमारे पास जल्दी आया है, तो यू सी इम्प्रूवमेंट वेरी फास्ट. आपको फास्ट प्रोग्रेस दिख रही होती है. पर द चाइल्ड इज वेरी वेरी बहुत लेटर स्टेज में आया है, मतलब 6 years में आया है, 7 years में आया है, देन यू सी प्रोग्रेस वेरी स्लो. बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है फिर. तो इट रियली डिपेंड्स अपॉन चाइल्ड टू चाइल्ड. हम नहीं बोल सकते कि आप 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, या आप 4 महीने में हो जाएगा ठीक, या 1 साल में हो जाएगा. कुछ होते हैं जो 3 months में दे आर गुड टू गो. कुछ होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म थेरेपी की जरूरत पड़ती है, एंड दैट टेक्स years and years. So it really depends upon the condition and the child and the parental involvement. सो या दैट्स व्हाई ये कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन जो है कितनी ज़रूरी है, अर्ली बिल्कुल. इंटरवेंशन यूनिट का होना कितना ज़रूरी है. आई गेस पाकिस्तान में जो है अभी तक कोई अर्ली इंटरवेंशन यूनिट नहीं है, बट मरकज़ उम्मीद में हम लोगों ने एक अर्ली इंटरवेंशन यूनिट का स्टार्ट किया है कि एज अर्ली That's एज amazing. पॉसिबल जो है बच्चे का डायग्नोस हो जाए और वो जो है थेरेपीज में जा सके. क्योंकि जितनी जल्दी, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, चाहे वो कोई भी थेरेपी हो, आप जितनी जल्दी डायग्नोस करेंगे और जितनी जल्दी वो बच्चा थेरेपी पे जाएगा, वो उतनी जल्दी जो है इम्प्रूवमेंट शो करेगा. बट बिल्कुल सही. इट्स एन आयरनी के हमारे पास भी इस तरह होता है कि बच्चे आते हैं जो कि बहुत बड़े हो चुके होते हैं, जैसे कि एडल्ट हुड में आ जाते हैं. तो बहुत मुश्किल होता है कि उनकी हैबिट्स डेवलप की जाएं, या तो लाइक बहुत जल्दी उनमें इम्प्रूवमेंट देखा जाए. अच्छा, I agree, Mariam. अम, एक ये भी मेरा सवाल था कि मार्केट में अभी बहुत सारी लाइक एप्स भी आई हुई होती हैं, सॉफ्टवेयर्स भी हैं स्पीच थेरेपी से रिलेटेड, जो कि इम्प्रूव कर दे बच्चों की स्पीच को. तो आप क्या सजेस्ट करती हैं अबाउट दीज सॉफ्टवेयर्स या एप्स, के वो कितना मददगार होते हैं, और अगर आप रेकमेंड करेंगी किसी ऐप को या किसी सॉफ्टवेयर्स को कि वो बच्चों की स्पीच की इम्प्रूवमेंट के लिए जो है मतलब करना चाहिए, होने So चाहिए. see, yeah, there are lots of apps. बहुत सारी apps हैं, बहुत सारे speech therapy related games भी आई हुई होती हैं. But they are all helpful. I will not say कि वो helpful नहीं है. Definitely helpful हैं, लेकिन we want कि जो एक स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रहा होता है वो एप्स काम नहीं करेंगी. एप्स को आप स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास अगर आप जा रहे हैं तो वो आपको एप्स को कैसे यूज करना है, उनको कैसे गोल्स के अकॉर्डिंगली काम करना है, उन एप्स को लेकर द स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट कैन टेल यू. बिकॉज सी कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. ठीक है. और स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट का काम है कि वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के साथ काम करते हैं, वो कम्युनिकेशन इन्हांस करवाते हैं, कम्युनिकेशन सिखाते हैं. एप्स एंड गेम्स आर यूजुअली नॉट द टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती है वहां पे. वहां यूजुअली इट्स ओनली वन वे कम्युनिकेशन. मैं एक बंदा बोल रहा है एंड देन यू आर जस्ट डूइंग इट, यू आर नॉट स्पीकिंग. आप बोल नहीं रहे हो, यू आर जस्ट आस्क्ड कि आप हाथ लगाओ या आप टच कर लो या अंडरस्टैंडिंग पे बात आ गई. व्हाट अबाउट द वर्बल लैंग्वेज? वर्बल लैंग्वेज तो वहां पे कोई असेस नहीं कर रहा, ना ही कोई कलेक्टिव फीडबैक दे रहा है आपको. सो यू कैन यूज इट बट नॉट सोनली यूज इट एज ए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी पर्पस. आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उनसे गाइडेंस लेनी पड़ेगी, बिकॉज उनके गाइडेंस के बगैर यू कैन नॉट डू इट. इवन अगर आप बोले कि मुझे घर पे बैठ के थेरेपी करनी है,
दैट इज डुएबल, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट डुएबल, ठीक है, डुएबल है, लेकिन एक एक्सपर्ट, एक स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट की सुपरविजन के अंदर। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे रूरल एरिया से लोग आते हैं एंड दे से कि हम नहीं करा सकते, हम रोजाना नहीं आ सकते, हम हफ्ते में एक बार भी नहीं आ सकते, हम 2 महीने में एक बार आ सकते हैं आपके पास, अब क्या करें। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप जाइए, आपको तो कुछ भी नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, वी हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स को रुकाते हैं, हम कहते हैं कि आप 3 दिन रहिए, हम 3 दिन आपको ट्रेन करेंगे कि आपने घर पर जाके 2 महीना क्या करना है। हम एक लेसन प्लान दे देते हैं, द लेसन प्लान इज विद द पेरेंट्स, पेरेंट्स करते हैं काम 2 महीना, 2 महीने के बाद हमारे पास आते हैं, वी असेस द चाइल्ड अगेन, वी ट्रेन द पेरेंट्स अगेन एंड देन वी सेंड देम बैक। सो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी होना बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। तो या फिजिकल अपीयरेंस जो होती है डॉक्टर्स की होती है, स्पीच थेरेपिस्ट की होती है, फिजियोथेरेपिस्ट की होती है, वो कभी भी लाइक मशीन से या फिर किसी सॉफ्टवेयर से हम्म, या ऐप से कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकती। यू हैव बिल्कुल टू हैव बिल्कुल। अ पर्सन जो कि आपको बताए और आपको गाइड करे। हम्म। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में ये भी था कि आप आपके पास जब बच्चा आता है पहली दफ़ा, तो आप किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं कि जो है बच्चा लाइक कौन से स्टेज पे है या फिर किस तरह की उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? तो हाउ डू यू इवैल्यूएट कि कहाँ पे बच्चा स्टैंड कर रहा है? For that, we have some standardized tests and some informal tests. हम usually informal test करते हैं because standardized test हमारे population के हिसाब से नहीं हुई हुई है। standardized मतलब standardized test होता ही है कि you get the age equivalent निकल आता है कि ये बच्चा इस age पे fall कर रहा है when after you administer the test और आप test results देखते हैं तो so we try not to do that in our practice. हम थोड़ा सा उसी को ही ट्रांसलेट करके हमारे कल्चर के मुताबिक इम्प्लीमेंट करते हैं। सो व्हेन वी आर डूइंग दैट वी नो दैट हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अगर हम ले लें तो कौन सा बच्चा कौन सी जगह पर नहीं आ रहा है, लैंग्वेज के माइलस्टोन्स अलग हैं, स्पीच के माइलस्टोन्स अलग हैं। जब हम असेस करते हैं बच्चे को अलग अलग तरीके से, जैसे कि वी कैन टेक द कन्वर्जेशनल स्पीच सैम्पल, इसमें हम बच्चे से बात करवाते हैं और देखते हैं कि बच्चा कितना बोल पा रहा है, कितने सेंटेंसेस बोल पा रहा है विद इन द क्लिनिक सेटिंग। एंड देन वी ऑल्सो आस्क द पेरेंट्स कि आप घर की भी हमें वीडियो बनाकर लेकर आके दिखाइए कि घर पे वो कैसे बात करता है। द रीजन बिहाइंड दिस इन द असेसमेंट प्रोसेस इज दैट जब बच्चा हमारे पास आता है तो ही इज वेरी वेरी बहुत ही डरा हुआ भी होता है, शाय भी होता है, कभी कुछ बोल भी नहीं रहा है, बट घर पर ही इज वेरी फेमिलियर विद द इन्वायरमेंट, राइट। सो घर पर वो बच्चा बहुत बोल रहा होता है। सो वी नेवर एवर डू दिस कि हमारे पास नहीं बोल रहा है, वी से दैट द चाइल्ड इज नॉन वर्बल, द चाइल्ड कैन नॉट टॉक, एंड हम ये नहीं करते। फिर आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन से घर की ऑब्जर्वेशन, उसकी यहाँ की घर की ऑब्जर्वेशन हो गई, स्कूल की ऑब्जर्वेशन हो गई, क्लिनिक की ऑब्जर्वेशन हो गई, वंस वी टेक ऑल ऑफ दीज स्टेप्स फिर वी कम अप विद दिस कि अच्छा ठीक है, बच्चा इज नॉट, बच्चा हैज अ लिमिटेड लैंग्वेज, या फिर स्पीच एंड लैंग्वेज डिले आ रहा है, या फिर सिर्फ स्पीच साउंड डिसऑर्डर आ रहा है। सो this whole process is a lengthy process which takes up to around 3 sessions, but after 3 sessions we know कि हमें करना क्या है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक अब कोई बच्चा या कोई एडल्ट स्टैमरिंग करता है, तो या तो किसी बच्चे की स्पीच डिले होती है, तो फिर बच्चा जब पैदा होता है तो किस तरह लाइक वो बच्चा जो है उसके पास स्पीच होती ही नहीं है, या तो जब वो बड़ा होता है तो फिर वो सीख नहीं पाता है, वो बोल नहीं पाता, या फिर जो है नेचुरली ही वो बोल नहीं सकता, इस तरीके का लाइक कुछ होता है? या फिर अगर कोई स्टैमरिंग करता है तो जैसे किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है या कोई हम्म। डिप्रेशन में है, तो वो सही तरीके से बोल नहीं पा रहा, तो तो उसको किस तरीके से लाइक ट्रीट किया जा सकता है, या फिर इसकी क्या एनोलॉजी है? ओके, सो स्टैमरिंग एंड स्टटरिंग का मतलब है बेसिकली हकलाना, जो बच्चे हकला रहे होते हैं, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत, एक तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत बार देखा है कि तोतलाने को या तोतलेपन को भी लोग स्टैमरिंग बोल रहे होते हैं। सो आई वुड लाइक टू क्लियर दिस ओवर हियर सो दैट एवरीवन नोज इट, दैट स्टैमरिंग एंड स्टटरिंग दे बोथ आर सेम थिंग, हकलाना। अब जो लोग हकलाते हैं,
See, there are different researches going on. अब तक कोई ये नहीं बोलता कि क्या cause था stuttering का. People say it's a family history. Some people say it's because of stress and anxiety. Some people say that बच्चे born ही उनके like they are born with stutter. मतलब उनके mind, उनकी brain की wiring differently हुई होती है. So there are lots of researches going on. ठीक है. दो चीजें होती हैं. एक तो दैट द चाइल्ड हैज स्टटरिंग इन हिमसेल्फ, मतलब है शुरू से ही ब्रेन में है, एंड द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, तो वो उसकी वो बज़ाहिर तौर पे दिख रही है हमें कि वो स्टटर कर रहा है. कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि नॉर्मल स्टटरिंग के नॉर्मल डिसफ्लुएंसी, आई वुड से नॉर्मल डिसफ्लुएंसी के फेज से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनकी नॉर्मल डिसफ्लुएंसी स्टटरिंग में तब्दील हो जाती है. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ लिटिल टीनी टाइनी मसला के बच्चों को बहुत ज्यादा हम ध्यान दे देते हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं. अगर वो नॉर्मल डिसफ्लुएंसी भी होती तो वो डिसऑर्डर में तब्दील हो जाती है, बिकॉज हमने इतना फोकस कर लिया होता है बच्चे के ऊपर. ऐसे नहीं बोलते, ऐसे क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलो, यूं क्यों बोल रहे हो, ठीक से बोलो, तो वो बच्चा और ज्यादा करना शुरू हो जाता है. तो वो और करना शुरू हो जाएगा तो देन इट कम्स अंडर द स्टटरिंग कैटेगरी. क्योंकि मैं अपनी ही एग्जांपल दूं तो मेरी बेटी इज राइट नाउ 4 years of old, बट लाइक जब वो 2 या 3 साल की थी तो शी यूज्ड टू स्टटर. शी यूज्ड टू से कप दे दें. सो नाउ शी सिंग कप दे दो. मैं कहूंगी क्या बोला, सही से बोलो, कब बोलते हैं, फिर से बोलो, कब बोलते हैं. तो बच्चा जो एक उसके जो नॉर्मल डिसफ्लुएंसी थी, क्योंकि नॉर्मल डिसफ्लुएंसी कहते हैं कि 4 से 5 साल तक की उम्र में नॉर्मल डिसफ्लुएंसीज आती जाती रहती हैं, ऑन एंड ऑफ होती है. ठीक है. सो अगर वो नॉर्मल डिसफ्लुएंसी भी थी तो मैंने उसको इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि वो नेक्स्ट टाइम शायद वापस करे. सो यू नीड टू इग्नोर. हम ये कहते हैं कि आप तब स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं जो लोग हकला रहे हैं, जब आपको सेकेंडरी फीचर्स दिख रहे हों और बच्चा 5 years अगर अबव हो गया है तो आप दिखाएं. अगर 5 years के अंडर और बहुत ज्यादा स्टटर कर रहा है तो आप देखें कि फेशियल टेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइक आंखें भींचना या फिर बहुत रुक रुक के ऐसे करके बोलना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइंस दिखेंगे आपको. इफ यू सी दैट देयर इज अ सिवियरिटी तो फिर आप बिल्कुल लेकर आइए स्पेशल लैंग्वेज थेरेपिस्ट के बाद. अगर बहुत ही सिंपल सा है और एक साउंड रिपीटेशन हो रही है, नो ब्लॉक्स, नो अपेरेंट टेंशन, तो फिर देयर इज नो नीड. अच्छा, एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है अगर जिसमें मॉडरेट भी होते हैं बच्चे, ऑटिज्म के सिवियर बच्चे भी होते हैं, और जो है कुछ माइल्ड बच्चे भी होते हैं, तो आपको क्या लगता है जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट के कितने चांसेस होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या फिर हाउ डू दे इम्प्रूव के स्टेप बाय स्टेप, या उनकी स्पीच जो है प्रॉपर से, जैसे आपने शुरू में कहा था कि क्योर तो एक अलग बात होती है, इम्प्रूवमेंट अगर आ जाए, अगर लाइक साफ हो जाए स्पीच, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और बच्चा जो है दूसरों को अपनी बात समझा पाए. तो ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनको लेके आप किस तरीके से लाइक हैंडल करते हैं, या फिर किस तरीके से जो है उनकी स्पीच को इम्प्रूव किया जा सकता है? ऑटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उनके हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज दिखते हैं, जैसे कि बिहेवियर इश्यूज हो गए, जैसे कि पिकी ईटर्स भी होते हैं वो लोग. ठीक है. एंड देन वी सी दैट देयर आर सम स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स, अटेंशन इश्यूज हो जाते हैं. ठीक है. साथ साथ स्पीच एंड लैंग्वेज डिले तो बहुत मोस्ट कॉमनली दैट वी सी विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म. तो जब हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, अगेन हर बच्चा अलग अलग तरीके के हमें साइंस शो कर रहा होता है. एक बच्चा दूसरे के जैसा नहीं होता, दूसरा बच्चा दूसरे के जैसा नहीं होगा. तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग कंडीशन हमें दिख रही होती हैं. सो व्हेन वी आर वर्किंग विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स तो हम सबसे पहले तो उनकी अपने साथ ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं. वंस द ट्रस्ट इज देयर तो फिर हम उनके साथ जो है वो उनकी बिहेवियर मैनेजमेंट के साथ साथ वी डू द स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी. बट अगेन ओवर हियर हम स्टार्ट डायरेक्ट नहीं बोलते कि आप बोलो. हम डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करते कि बच्चे को बोलें कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन. वी डोंट डू दैट. We try to encourage the functional communication. So functional communication in terms of AAC device भी अगर बोलें तो हम वो भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आवर मेन गोल इज कि बच्चा एटलीस्ट कम्युनिकेट करना शुरू करे. उनके ना बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है उन बच्चों के अंदर जिनको ऑटिज्म होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स.
नहीं समझा पा रहे होते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो उनको सबसे पहले जो हम काम करते हैं, उनकी हम एएसी डिवाइस सेट करते हैं। अभी एएसी डिवाइस क्या है? इट्स एन ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसमें हम उनको, फॉर एग्जाम्पल पेक्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो पेक्स सर्टिफाइड थेरेपिस्ट, सो हम पेक्स स्टार्ट करते हैं। पेक्स इज पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, कि बच्चा पिक्चर्स के थ्रू अपनी बात समझा सके। देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ पेक्स। सो हम पिक्चर्स के थ्रू समझाना शुरू करते हैं उसको कि कैसे समझाना है अपनी बात को। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको पानी चाहिए तो ही शुड हैव अ पिक्चर ऑफ अ पानी विद हिम, एंड इफ व्हेन ही गिव्स दैट पिक्चर टू समबडी एल्स या कोई एडल्ट को, तो फिर वो एडल्ट उठा के बोलो पानी, एंड देन गिव द पानी। सो वी स्टार्ट ऑफ लाइक दैट, सो दैट बच्चे को ये हो कि हाँ ठीक है, आई एम एबल टू कम्युनिकेट। मुझे वो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर जब वो खत्म होगी तो ही विल बी एबल टू लर्न मोर। व्हेन द फ्रस्ट्रेशन इज हाई, बच्चा नहीं सीखेगा। तो उनके साथ हम एएसी डिवाइस भी यूज कर रहे होते हैं। वी ऑल्सो सेंड देम टू एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। उनकी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी चल रही होती है। देयर आर मल्टीपल थेरेपीज गोइंग ऑन विद देम। द अर्लियर द चाइल्ड कम्स टू अस, द बेटर वी सी द प्रोग्नोसिस, और हमें बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स भी दिखते हैं। ऐसा नहीं है दैट देयर इज नो होप फॉर दोज केस। वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। दे कैन improve their quality of life just by all these therapies and all these practices. अच्छा, वो क्या पॉइंट होता है या वो क्या स्टेज होता है जहाँ पे आप जो है थेरेपीज रोक देते हैं, या फिर आप कहते हो कि हाँ बच्चे बच्चे के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है, तो फिर वो खुद से भी जो है अपनी बात समझा पा रहा है, या फिर Hmm. मतलब इट्स मतलब कि आप कंक्लूड कर देते हो एक अपने सेशंस को, और पेरेंट्स जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ बच्चा इतना सीख गया है। Hmm. So there's a pre-test and then there's a post-test. हमारे assessments हर 3 या 6 months के बाद हम reassess करते रहते हैं बच्चे को। तो जो हमारे पास पहले condition थी, we know that we have documented that, and then after 3 months or 6 months, because we have goals, we have long-term goals कि 6 महीने के अंदर मुझे ये goals complete करने हैं. So once our goals are completed, हम वापस reassess करते हैं बच्चे को। रीअसेस वंस वी आर देयर कि हाँ ठीक है, अब हमने रीअसेस किया है और अब बच्चा इज ऑन हिज एज लेवल, ही इज डूइंग वेल, अपनी एज के मुताबिक काम कर रहा है, एंड देर इज नो अदर एरिया जिस पे हम काम करना चाहेंगे, बिकॉज हर चीज अब ठीक हो गई है, उसके गैप्स ब्रिज अप हो गए हैं, तो फिर वी कॉल इट एन एंड। लेकिन हम ये एंड नहीं करते, हम जरूर उसको फॉलोअप्स में रखते हैं, लाइक आफ्टर 3 months के फॉलोअप के बाद आइएगा आप, या 6 months के बाद आए, सो दैट वी आर ऑल्सो मेकिंग श्योर कि ऐसा तो नहीं है कि हमने थेरेपी एंड की है तो बच्चा रिग्रेट कर गया है। So we also give parents our contact numbers, like official contact numbers, कि आपको कभी भी हमें पूछना हो, कभी भी हमसे बात करनी, you can do it, because a lot of times we have seen that once we stop therapy, parents think that अब सब कुछ ठीक है, we don't need to work, but no, parents have to work 24 hours. That's very difficult for job for them. But अगर वो काम करेंगे तो ही they will see improvement. If they will stop anywhere, कहीं भी stop नहीं करना उन्होंने, they have to move on. जहां पे स्टॉप किया ना, तो वहां पे यू सी रिग्रेशन देन। तो बेसिकली आप कहना चाह रही हैं कि ये जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यस, जो कि दिस इज अगर अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। थेरेपिस्ट जो है वो कवर कर देता है इम्पॉर्टेंट चीज़ें, या बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाती है, लेकिन पेरेंट्स को ज़रूर जो है फॉलो अप करते रहना है और बिल्कुल देखते बिल्कुल। रहना है। यस यस, फॉर श्योर फॉर श्योर। ओके मिस अनम, यहाँ पर जो है इट्स ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, और बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो गया, पता भी नहीं चला। हाँ, आई नो। Thank you so much for giving us your time and for being here. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने टाइम निकाला अपने हेक्टिक स्केड्यूल से, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा आपको थैंक यू बोलते हैं। और आपकी जो भी गाइडेंस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।